हम हाँ अपनी क्लास आज एनसीईआरटी चैप्टर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आप अपने साथ बुक लेके बैठे। अपने साथ ये बुक लेके आप बैठिए। सबसे पहला जो डाउट पूछा जा रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4.15। ये पूछ रहे हो? हाँ जी, यही वाला पूछा क्या 4.15? देखो इसमें लिखता है ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 गॉस। एक गॉस का मतलब दिया इन्होंने 10⁻⁴ टेस्ला इस रिक्वायर्ड में दिख देता हूं। आप एक बार ये निकाल लीजिए अपने बुक में, पेज नंबर 170 पे है। सभी बच्चे एक बार ये क्वेश्चन देखें। देखो आज की क्लास कुछ क्वेश्चंस लेने हैं एनसीईआरटी से, जो अच्छे सवाल होंगे वही देख रहे हैं। ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 गॉस, 1 गॉस इज इक्वल टू इतना टेस्ला इज रिक्वायर्ड which is uniform in a region of linear dimension about 10 centimeter and area of cross section about 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये कह रहा है कि मुझे एक इलाके में, ये कोई मुझे एक रीजन दिया गया है, मुझे इसमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। इस एरिया में इस रीजन में मुझे यूनिफॉर्म भी बनाना है और इसका एरिया दिया है 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड इसकी जो लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। ये इस इलाके में मुझे यूनिफॉर्म फील्ड चाहिए। अच्छा, एक कॉइल ऑफ वायर मुझे दी है। द मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए गिवन कॉइल ऑफ वायर इज 15 एम्पियर। ज्यादा से ज्यादा जो आप करंट भेज सकते हो, मैक्सिमम करंट जो आप फ्लो करवा सकते हो वो है 15 एम्पियर। एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट कैन बी वाउंड अराउंड अ कोर इज एट मोस्ट 1000 टर्न्स पर मीटर। आपको बोला गया है कि आप एक सोलेनोइड टाइप अरेंजमेंट बना ले, जो ये आइडिया दे रहा है क्वेश्चन में। एक सोलेनोइड टाइप अरेंजमेंट बना ले और जो वायर की कैपेसिटी है, जो वायर की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आई मैक्स फ्लो कर सकता है 15 एम्पियर एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो आपका है 1000 टर्न्स पर मीटर, 1000 मीटर इनवर्स। ये इंफॉर्मेशन आपको दी है। सजेस्ट सम एप्रोप्रिएट डिजाइन particulars of a solenoid for the required purpose. Assume the core is not ferromagnetic. Core is not ferromagnetic का मतलब है कि आपको अभी सर, हाँ जी सर वो अंजलि की एंट्री नहीं हो रही थी। अरे यार वो देख लेंगे विजेंद्र सर, थोड़ी देर में हो जाएगी। वो बीच बीच में देखते रहते हैं और तब हो जाएगी उसमें। चलो, या फिर आप ऐसे में उनके नंबर रखा करो कॉल करने के लिए, जिले सर या विजेंद्र सर के। देखो अभी इधर सुनो, कोर इज नॉट फेरोमैग्नेटिक। कोर फेरोमैग्नेटिक नहीं है। इसका ये मतलब है कि आपने जो बी का फॉर्मूला पढ़ा है μ0 Ni वही वैलिड होगा। जब हम अगले चैप्टर में चलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वहां पे जब कोर फेरोमैग्नेटिक आ जाएगी तो बी के फॉर्मूले में μ0 के साथ एक रिलेटिव परमेबिलिटी टर्म और आ जाएगी। ये वही तो है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन के साथ एप्सिलॉन आर आ जाता था, ऐसे यहाँ पे μ0 के साथ μr आ जाता है। लेकिन अभी कोई फेरोमैग्नेटिक कोर नहीं है तो बी का फॉर्मूला सोलेनोइड वाला वैलिड रहेगा μ0 Ni। अब ये कह रहा है कि आपको डिजाइनिंग करनी है, तो ऐसे सवालों के फिक्स आंसर नहीं होते हैं, लेकिन अच्छे सवाल है, ये आ सकते हैं इस तरह के। डिजाइनिंग करनी है तो आप इसमें क्या करो भाई, आपको देखो बी कितना चाहिए, कहीं तो दिया होगा कितना बी चाहिए इसमें, 100 गॉस। हाँ ऊपर लिखा है बी रिक्वायर्ड है 100 गॉस। जो बी हमें बनाना है इस रीजन में दैट इज 100 गॉस। एक गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला, तो ये आपका हुआ 10⁻² टेस्ला। कि भाई मुझे इतना बी चाहिए, 10⁻² टेस्ला बी चाहिए। और एक तो ये बात है कि आप इनके मैक्सिमम वैल्यूज पे मत जाया करो। सोलेनोइड में इन्होंने बोला कि भाई आई मैक्सिमम 15 एम्पियर है, तो मैं कहूं कि मैं जो कोयल लपेटूंगा, देखो आपको पता होगा एक लॉन्ग सोलेनोइड वैसे तो प्रैक्टिकली क्या लॉन्ग होगा, लेकिन अगर एक बड़ा सोलेनोइड बनाऊं तो इसका मतलब है कि ये जो रीजन है बीच वाला, ये उसके सेंटर पे आ जाए, तो इसके लिए तो लॉन्ग सोलेनोइड ही। अगर मैं कोई ऐसा बड़ा सा सोलेनोइड बना दूं लगभग इससे 5 गुना बड़ा,
तो आप बताओ बीच वाले इलाके के लिए ये लॉन्ग सोलेनोइड बन गया कि नहीं? बोर्ड पे एक डायग्राम समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अगर मैं ये सोलेनोइड ले लूं और इसमें करंट फ्लो करवा दूं I, अगर मैं ये सोलेनोइड ले लूं और इसमें करंट फ्लो करवा दूं I, तो क्या बीच वाले इलाके के लिए ये लॉन्ग सोलेनोइड हो गया है कि नहीं? जिस इलाके में, ठीक है, जिस इलाके में आपको यूनिफॉर्म बी फैलाना उसके लिए तो इनफाइनाइट सोलेनोइड है। और अगर इसमें करंट यूं जा रहा है, यूं इस तरह से, इन सभी टर्न्स में अगर मैं करंट यूं दिखाऊं तो बीच में फीड इधर की तरफ होगा और वो एक लॉन्ग सोलेनोइड वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो लॉन्ग सोलेनोइड वाला फॉर्मूला जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये है। अब आपको बी कितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। पहली बार डायमेंशंस की बात करूं तो भाई डायमेंशंस नियरली 5 टाइम्स बड़े मान लो, नियरली 5 टाइम्स, ताकि बीच वाले इलाका एक बहुत बड़े सोलेनोइड के अंदर काउंट हो जाए। तो जितने बीच का डायमेंशन दे रखा है उससे आप नियरली 5 टाइम्स लेंथ ले लो एंड 5 टाइम्स एरिया ले लो, इस तरह से। अब अगर मैं देखूं इसमें, देखिए इन्होंने दिया है आई मैक्सिमम कितना फ्लो कर सकता है, मैक्स कितना फ्लो कर सकता है इस कॉइल में, 15 एम्पीयर। तो आप इतना मत करो 15 पे, तो उसके बाद तो चांस है खराब हो जाए। आप कुछ कम ले लो, सपोज देखो, इसीलिए मैं कह रहा हूं इनके कोई फिक्स आंसर नहीं होते हैं। ऑप्शंस अगर 4 ऑप्शंस आएंगे तो उनको आपको उनमें से आपको सुटेबल ऑप्शन चूज करना होगा। तो बड़ा अच्छे सवालों में काउंट होता है। मान लो मैंने करंट फ्लो करवा दिया 10 एम्पियर, एन बताओ स्मॉल एन मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? हाँ जी, अरे स्मॉल एन मैक्सिमम कितना दिया है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है बोर्ड पे, बोलो भाई, और ये फालतू की बातें मत करो। स्मॉल एन मैक्सिमम कितना दिया हुआ है यहाँ पे इस क्वेश्चन में? अरे ये लिखा हुआ, आप ध्यान दो ना इधर, स्मॉल एन मैक्सिमम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1000। तो आप इतना मत लीजिए, आप इससे कुछ कम ले लीजिए। मैंने माना कि वो 800 मीटर इनवर्स है। देखो आप ध्यान से सुनो, डायमेंशंस इससे 5 टाइम्स बड़े ले लो भाई। हाँ जी सर, अरे डिस्टर्ब मत करो यार बीच में, ऐसे आप आवाज मत करो बीच बीच में, नहीं तो म्यूट कर दिया जाएगा फिर सबको। नहीं, क्लास में जो उठा देंगे। ये अपनी आपस की बातचीत बंद करो, जो मैं पूछ रहा हूँ बस वो बताओ। सर एक वो अंजलि है, उसको एंट्री दे देना, वो कह रहे थे कि अंजलि को एंट्री नहीं मिल रही। हो गई सर अब। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यार इधर ध्यान दो, अक्सर बच्चों की आदत होती है ऐसे न्यूमेरिकल जिनमें फिक्स आंसर हो। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें फिक्स आंसर नहीं है, तो आपको जो 4 ऑप्शंस अगर कभी ऑब्जेक्टिव आते हैं उनमें सुटेबल ऑप्शन चूज करना होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है डिजाइनिंग पे, एक बार दोबारा सुन लीजिए, मैं ढंग से बता रहा हूं आपको। इस इलाके में आपको यूनिफॉर्म भी बनाना था, तो जितनी उसकी लेंथ और एरिया दिया उसको 5 टाइम्स बड़ा आप ले लीजिए। जितना लेंथ और एरिया दिया है नियरली उससे 5 टाइम्स बड़ा आप ये ले लीजिए। अच्छा, आई मैक्स और एन मैक्स दिया उतना मत लीजिए, उससे कुछ कम लीजिए। आई मैक्स 15 एम्पियर है तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 10 एम्पियर ले लिया। कोई 9 भी ले सकता है, कोई 11 भी हो, कोई फिक्स नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहे इसलिए। एन की मैक्सिमम वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की मैक्सिमम वैल्यू 1000 पर मीटर थी। मैंने इतना भी नहीं लिया क्योंकि वो तो मैक्सिमम है, वो तो मैक्सिमम है, तो मैंने इससे कुछ कम ले लिया। मैंने लिया सपोज कीजिए 800। तो अब आप बताओ अगर मैं ये चीजें लूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो क्या ये उस रेंज में गया कि नहीं गया। म्यू नॉट कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एन इंटू आई। एन इंटू आई कितना हो गया ये? 8000। देखते हैं ये टेस्ला में कितना है। मुझे चाहिए लगभग 10⁻⁻2 टेस्ला के आसपास, बस ये आइडिया ही लेना है यहां से। देखो 8 और 4 32, 32 गुना पाई, 32 गुना 3.14, 33, ये तो 100 के आसपास ही हो गया ना, ठीक है, अप्रोक्सीमेट ही तो है ये क्वेश्चन। तो आप यहां देखिए, ये आपका आया 32 पाई, 32 पाई इज नियरली 100, 100 इंटू 10⁻³ तो ये रहा, और 10⁻⁻7 ये रहा, 10⁻⁻4। आप देखो बिल्कुल एग्जैक्ट जा रहा है। कितना हो गया ये? बी नियरली कितना आ गया? 10⁻⁻2 टेस्ला। तो इन्होंने इस सवाल में पूछा था कि मुझे एप्रोप्रिएट डिजाइन दीजिए, तो हमने बोला
लेंथ ले लो इससे 5 टाइम्स, यानी कि अगर ये लेंथ 0.1 मीटर है तो आप ये लेंथ ले लीजिए 0.5 मीटर। एरिया ले लो इससे 5 टाइम्स, ताकि ये यूं ना लगे कि ये किसी फाइनाइट सोलेनोइड का हिस्सा है। इस पार्ट में लगे कि ना वो एंड नजर आ रहा है ना वो एंड नजर आ रहा है। एरिया भी नियरली 5 टाइम्स कर देना, 5 × 10⁻³ और आई ले लेना 10 और एन ले लेना 800, तो उससे आ जाएगा। अच्छा, अब अगर यही क्वेश्चन कहीं ऑब्जेक्टिव बना के देना हो तो उसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो जो उन्होंने आई और एन लिया हो, पहली बात इसको क्रॉस ना करें। अगर इनको क्रॉस कर गए तो वो गलत है, इनको क्रॉस कर गए तो वो गलत है। दूसरी बात, उन वैल्यूज से म्यू नॉट एन आई कैलकुलेट कीजिए, नियरली इतना आना चाहिए। अगर इससे बहुत दूर आ रहा है तो भी वो गलत है। तीसरी बात, जो आप साइज लेंगे उसके लिए ये ऐसा बने कि जैसे वो इनफाइनाइट सोलेनोइड था, तो मतलब इससे एटलीस्ट 5 टाइम्स बड़ा तो उसका साइज हो। तो ये एक अच्छा सवाल है, आया नहीं आपके नीट एग्जाम में तो इस तरह का, लेकिन आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डिजाइनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। क्या अभी समझ में आ गया सभी को? 4.15। हाँ भाई बोलो, क्लियर है सभी को ये वाला सवाल? यस सर। ठीक है। अगर किसी का कोई और डाउट है तो बताए, नहीं फिर मैं अपनी तरफ से इसमें से 2-3 सवाल लूंगा। आज की क्लास इसी में जानी है, नहीं तो एक अच्छी डाउट क्लास भी हो जाती है। इसके बाद देखिए, बोलना है क्या कोई और सवाल? नहीं तो सुनो, 4.16 का सेकंड पार्ट। 4.16 का सेकंड पार्ट मैंने आपको कल एक नाम लिया था, हेल्महोल्ट्ज कॉइल। हाँ जी, पिछले लेक्चर में एंड में मैंने बताया था हेल्महोल्ट्ज कॉइल। ठीक है, देखो आप क्या करेंगे, 4.16 का सेकंड पार्ट पीछे पूरा सोल्ड है, कंप्लीटली सोल्ड है यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। आप एक बार आज की, मैं अभी नहीं ले रहा हूं, आप आज की क्लास के बाद जिन बच्चों ने ट्राई नहीं किया है वो एक बार ट्राई करेंगे, पीछे सोल्ड है वो देखेंगे। लेकिन जो रिजल्ट है वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप 2 पैरेलल कॉइल्स लेते हो तो उसके सेंटर के आसपास थोड़े से रीजन में फील्ड यूनिफॉर्म होता है। मतलब ये आपको प्रूव करना है। ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है कि इसके सेंटर के आसपास ये दो करंट कैरिंग वायर हैं, ये 2 करंट कैरिंग वायर हैं, दोनों का रेडियस r है और इनके बीच का सेपरेशन भी r है। तो इनके सेंटर के आसपास मान लीजिए ये r है, ये भी r है और ये भी r है, तो ये हो गया r/2। अगर मैं इससे थोड़ा x इधर आऊं तो 1 से दूरी होगी r/2 - x और 1 से दूरी हो जाएगी r/2 + x। आपको करना क्या है हेल्महोल्ट्ज कॉइल में, इसका फील्ड लिखो, इसका फील्ड लिखो, दोनों की डायरेक्शन सेम आएगी, आप दोनों को ऐड कर दो और जो नेट फील्ड निकालेंगे वो इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा। फिर आप बाइनोमियल की मदद से एक चीज प्रूव करेंगे कि अगर x r के मुकाबले बहुत छोटा है, r/2 के मुकाबले बहुत छोटा है, तो जो b आएगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। जो b आएगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। और इंडिपेंडेंट ऑफ x आने का मतलब कि कुछ थोड़े से इलाके में, क्योंकि आपने x बहुत छोटा लिया r से, कुछ थोड़े से इलाके में आप थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, b यूनिफॉर्म रहेगा। तो अभी ऊपर वाला सवाल भी एक यूनिफॉर्म b का था जो हमने अभी बताया कि एक सोलेनोइड का ऐसा हिस्सा बना दो कि जैसे उसको नजर आए कि इनफाइनाइट सोलेनोइड है, वहां भी b यूनिफॉर्म होता है। और दूसरा तरीका b यूनिफॉर्म बनाने का ये होता है हेल्महोल्ट्ज कॉइल। मैंने इस क्वेश्चन में क्या है वो आपको बता दिया और ये प्रूव क्या करना है वो भी बता दिया। पहले b लिखो, यहाँ वो x का फंक्शन आएगा और उसमें कंडीशन लगाने की अगर x बहुत छोटा है तो b इंडिपेंडेंट ऑफ x है, मतलब हर जगह वो सेम आएगा। ये आपको प्रूव करना है, पीछे बुक में सोल्व कर रखा है, आप ट्राई करेंगे, नहीं होता है तो फिर देखेंगे। चलिए आगे बताएं। इसके बाद हेल्महोल्ट्ज कॉइल वाले के बाद क्या 4.19। देखिए भाई, देखो जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किए कोई बात नहीं, अब बुक आपके साथ है, अब पढ़ लो। कम से कम आज वाली क्लास के बाद तो ये इंटरेस्ट बने कि कल तक हम पूरा ये चैप्टर कंप्लीट करके रखें। 4.1 आज आपको होमवर्क में फिर यही दे रहा हूं सेम, एनसीईआरटी चैप्टर 4 अपना अच्छे से कवर कीजिए। 4.19 एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय ए हीटेड कैथोड एंड एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 किलोवोल्ट। देखो एक कोई हीटेड कैथोड था, कुछ भी था, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ,
एक इलेक्ट्रॉन गन है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, बस जस्ट निकला है, एंड एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 किलो वोल्ट, ये माइनस ये प्लस, और यहां पोटेंशियल डिफरेंस है 2 किलो वोल्ट मतलब 2000 वोल्ट। तो ये इसको एक्सेलरेट करवा दिया, एक्सेलरेट करा के इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई Q इंटू वी। पढ़ा है ना ये हमने कि अगर किसी Q चार्ज को V वोल्ट से एक्सेलरेट कराते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर लेता है दैट इज Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस जो भी था। Q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 2000 वोल्ट, वोल्ट को मैं लिख सकता हूं जूल पर कूलम। तो ये एनर्जी आई 1.6 इंटू 2 3.2 इंटू 10⁻⁻16 जूल। तो आप सबसे पहले तो ये बताओ कि आपको काइनेटिक एनर्जी तक का पार्ट समझ में आया कि जो इलेक्ट्रॉन अब आगे जाने वाला है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? आ गया कि नहीं आया समझ में? हाँ भाई, ये आप पढ़े, एक बार क्वेश्चन पढ़े वहां से, अब मैं आगे बताता हूं। देखिए इसके बाद ये लिखता है इट एंटर्स ए रीजन विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। ये 0.15 टेस्ला के फील्ड में एंट्री ले गया। डिटरमाइन द ट्रेजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ द फील्ड इज ट्रांसवर्स टू इनिशियल वेलोसिटी एंड इफ इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इनिशियल वेलोसिटी। ये दोनों क्वेश्चंस किस पे हैं जो आपको कभी पार्ट फर्स्ट ऑफ द चैप्टर करवाया गया था, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ ही आ गया। फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट ट्रांसवर्स है, मतलब परपेंडिकुलर टू बी वो एंट्री लेता है, परपेंडिकुलर टू बी वो एंट्री लेता है। परपेंडिकुलर कहीं भी हो सकता है। सपोज मैं कहता हूं कि इससे आगे क्रॉस लगा दिया फील्ड, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। वी क्रॉस बी ऊपर आया तो बताओ फोर्स किधर लगेगा इस पे? लोरेंट्ज फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे, बोलो इस इलेक्ट्रॉन पे लोरेंट्ज फोर्स किधर लगेगा? जैसे ही एंट्री लेगा इस पे लोरेंट्ज फोर्स किधर लगेगा? ऊपर कैसे लग जाएगा? वी क्रॉस बी ऊपर आ रहा है, वी क्रॉस बी ऊपर आ रहा है। फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी क्रॉस बी, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। तो अब बताओ फोर्स किधर लगेगा? नीचे। तो वो एक ऐसा सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा नीचे की तरफ, क्योंकि यू एंट्री हुई तो यू फॉलो करेगा। समझ में आया? मतलब एक सर्कल में वो घूमना स्टार्ट कर देगा। करवा रखे ना इस तरह के पार्ट पहले स्टार्टिंग में। तो इस सर्कल का तो हमें केवल बताना चाहिए रेडियस। तो रेडियस कैसे बताएंगे? इस सर्कल का रेडियस का सीधा फॉर्मूला है √2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू बी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो हमने यहां निकाल ली। बताओ फर्स्ट पार्ट हो गया? हाँ भाई, ए पार्ट आ गया समझ में कैसे किया है इसमें? यस सर। बी पार्ट में ऑब्लिक एंट्री है 30 डिग्री पे, फील्ड का एंगल इनिशियल वेलोसिटी से 30 डिग्री है। अब बताओ इस केस में कैसा पाथ होता है अगर फील्ड 30 डिग्री पे हो? तो बताओ कौन सा पाथ होता है? हेलिक्स। हाँ, हेलिक्स बनेगा। अब सेकंड वाला भी आप देख लीजिए, क्या होगा? 30 डिग्री पे एंट्री है। सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि फील्ड इधर है और इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर कर रहे हैं। आप ऐसे बना सकते थे, वेलोसिटी आगे और बी किसी चीज पे, एक ही बात है। हमने इलेक्ट्रॉन को यू एंटर करवाया क्योंकि मैंने जब आपको पढ़ाया तो ऐसे ही पढ़ाया था। स्पीड निकल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ चुकी है। अभी हमने निकाला था 3.2 इंटू 10⁻⁻ जो भी था -16, तो उसे हाफ एम वी स्क्वायर से इक्वेट करके आप स्पीड निकाल लेंगे। वी आ गया। अब वी के दो कंपोनेंट, v cos 30 डिग्री एंड v sin 30 डिग्री। तो एक इलिप्स बनेगा, v क्रॉस b, इलिप्स नहीं सॉरी हेलिक्स बनेगा। v क्रॉस b अंदर है, v क्रॉस b अंदर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है तो ये बाहर की तरफ। तो ये हेलिक्स यूं बनेगा, इस तरह से बाहर की तरफ आएगा। उस दिन जो हमने पढ़ा था वो अंदर की तरफ था। ये हेलिक्स बनता चलेगा सीधा। अब इस हेलिक्स में दो बातें बतानी है। एक तो इसका रेडियस का फॉर्मूला होगा m इंटू वी परपेंडिकुलर v साइन 30 अपॉन क्यू बी। एक इसकी पिच, जो पिच होगी वो होगी v cos 30 इंटू टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड होता है 2πm अपॉन क्यू बी। अभी बताओ क्या ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है कि नहीं? यस सर। ठीक है, मतलब इसने दोनों चीजें एक साथ ले ली कि, और डायरेक्ट स्पीड ना देके पहले
आपको ये एक्सेलरेट करवा के स्पीड खुद निकालने की भी कितनी आई होगी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 19। और बताओ इसके बाद एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 20 में आपकी बुक में जो वैल्यू दी है सेकेंड लास्ट लाइन में 9 इंटू 10⁻⁻5 दी है कि 9 इंटू 10⁻5 दी है? -5। शायद उसको करेक्ट कर दो, बिकॉज मैंने मेरी बुक में वो करेक्शन कर रखा है। अभी मुझे ध्यान नहीं है वो सवाल क्या था, कहां होगा, लेकिन मैंने मेरी बुक में वो करेक्ट कर रखा है। मे बी आपके आंसर तब आते हो जब ये 9 इंटू 10⁻5 हो, नहीं तो यहां करेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में एक करेक्शन कर दीजिए, जो नीचे फीड दिया है 9 इंटू 10⁻5 उसे लिख लीजिए 9 इंटू 10⁻5। उसके बाद शायद इसके आंसर आएंगे। भाई आप अगर नहीं पूछ रहे तो मैं एक दो सवाल मैं करवा रहा हूँ, फिर इसी में मैं बुक से ले रहा हूँ और कुछ नहीं ले रहा हूँ। अगर किसी को और डाउट है तो बोलो यहाँ पे एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल में। 4.23। चलिए 23rd देखते हैं क्या है। देखो पूरा लेक्चर हम एक काम में लगा रहे हैं, केवल एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कशन। और आपने अगर नहीं किया तो मैं फिर कहता हूं कि आज ये चैप्टर अपना पूरा कर ले हर एक बच्चा, क्योंकि हम नया चैप्टर तो शनिवार से स्टार्ट कर रहे हैं। आप एक आज और कल का दिन इसमें लगाएं ढंग से। 4.23 देखिए, ये लिखता है कि अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला exists in a cylindrical region of radius 10 centimeter. Its direction parallel to the axis along east to west. देखिए तो ये ईस्ट वेस्ट एक्सिस है, ये ईस्ट ये वेस्ट। आगे की तरफ होता है नॉर्थ, पीछे की तरफ होता है साउथ। ये तो मैंने दिखा दिया हॉरिजॉन्टल, ये तो मैंने दिखाया हॉरिजॉन्टल। ये एक वर्टिकली अपवार्ड है। अब ये नॉर्थ नहीं बोला जाएगा क्योंकि ये वर्टिकल अपवार्ड है, और ये वर्टिकल डाउनवर्ड। क्या आपको ये डायग्राम आ रहा है बोर्ड पे? मैंने किस तरह शुरुआत की है। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये वर्टिकली अप और ये वर्टिकली डाउन। इस तरह से हमने शुरुआत की। इसके बाद देखो, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला exists in a cylindrical region of radius 10 centimeter. Its axis parallel to east to west. देखिए एक सिलेंड्रिकल रीजन है, इस तरह का एक सिलेंड्रिकल रीजन है ईस्ट वेस्ट के अलोंग। ईस्ट वेस्ट के अलोंग एक सिलेंड्रिकल रीजन है, और उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस इलाके में एक मैग्नेटिक फील्ड है। डायग्राम समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। सिलेंडर का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, ये इसका रेडियस है। इट्स डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट होगी। वायर कैरिंग करंट ऑफ 7 एम्पियर। ईस्ट टू वेस्ट का मतलब है कि जो फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर है, ईस्ट से वेस्ट के अलोंग। ये बी की डायरेक्शन है इस पूरे इलाके में। उसके बाद ये कहता है वायर कैरिंग करंट ऑफ 7 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ, मतलब वो पीछे से और इधर बाहर की तरफ आ रही है। नॉर्थ टू साउथ 7 एम्पियर पासेस थ्रू दिस रीजन। इस रीजन में से एक वायर पास हो रही है नॉर्थ साउथ के अलोंग, और उसमें जो करंट पास हो रहा है दैट इज 7 एम्पियर। इस तरह से अब ये लिखता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर। आपको ये बताने की वायर पे कितना मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स का, और क्या डायरेक्शन होगी। इफ द वायर इंटरसेक्ट्स द एक्सिस, पहले ए पार्ट देखो, पहले ए पार्ट देखते हैं। इफ द वायर इंटरसेक्ट्स द एक्सिस मतलब वायर यूं आ रही है, जो करंट कैरिंग वायर है। देखो डायग्राम समझना ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। जो करंट कैरिंग वायर है वो पीछे आई, करंट आ रहा है नॉर्थ टू साउथ, 7 एम्पियर का करंट है, और ये इसके एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए बीच में से निकली है और यहां से बाहर निकल गई नॉर्थ से साउथ की तरफ। 7 एम्पियर का करंट जा रहा है। पहला डायग्राम आया क्या समझ में आपको? बताओ, पहला डायग्राम आ गया समझ में? क्या है, एक सिलेंड्रिकल वायर थी, उसके परपेंडिकुलर बीचों बीच एक ये निकल के आई। तो एक बात जो मैं बोलूंगा अभी वो बताना समझ में आ रही है कि नहीं। वायर का
कितना पार्ट सिलेंडर के अंदर, वायर की कितनी लेंथ सिलेंडर के अंदर है, ये बताओ। वायर की कितनी लेंथ सिलेंडर के अंदर है? आर कि 2R कि कुछ और? बताओ। सिलेंडर का डायमीटर। सिलेंडर का डायमीटर, बिल्कुल सही। ये जो वायर है ना, ये यहाँ इसके पैरेलल निकल के गई है यूं, इतनी इसके अंदर है, इतनी इसके अंदर है, और ये पूरी लेंथ है 2R। ये दिखने में कैसा ही दिख रहा हो, यानी कि फर्स्ट पार्ट में जो लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द सिलेंडर है दैट विल बी इक्वल टू 2R। चलिए ठीक है। अब पहली बात डायरेक्शन, आई जा रहा है नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ, और बी है ईस्ट से वेस्ट। आई इंटू एल क्रॉस बी, तो एल क्रॉस बी करो। एल तो होता है करंट की डायरेक्शन में, जो ब्लैक वाला मार्कर है ये, और बी उधर है, इस तरह से, या करंट की तरफ रेड ले लेते तो ये इधर। तो एल क्रॉस बी, बताओ फोर्स किधर आया, डायरेक्शन नीचे। इसको साउथ मत बोल देना, नीचे को, वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी कि ए पार्ट में जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है, एफ की डायरेक्शन, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। पहला पार्ट तो हो गया ये। लेकिन अब मैग्नीट्यूड, एल और बी के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन 90 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 2IRB डाउनवर्ड। बताओ क्या पहला पार्ट सभी को क्लियर हो गया है कि नहीं? ठीक है। यस सर। सेकंड पार्ट देखते हैं। द वायर इज टर्न फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। द वायर इज टर्न फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ की बजाय नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नहीं आएगा, ये साउथ वेस्ट आएगा। ये आपकी बुक में भी ऐसा ही लिखा है क्या, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट? यस सर। ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट कोई डायरेक्शन नहीं होती है। नॉर्थ ईस्ट और उधर निकलेगी तो ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। ये करेक्शन कर लेना वहां पे, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट कोई डायरेक्शन नहीं है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। तो एक बात बताए, एक सिलेंडर था, पहले वायर उसको यूं इंटरसेक्ट करके जा रही थी, तो सिलेंडर का डायमीटर जो था उतनी ही लेंथ वायर के अंदर थी। अब मैंने वायर को टेढ़ा कर दिया, तो वायर की लेंथ अंदर बढ़ेगी या कम होगी सिलेंडर के अंदर? पहले जो वायर है, देखिए, दिस इज द सिलेंड्रिकल रीजन, दिस इज द सिलेंड्रिकल रीजन। ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। पहले वायर इसके परपेंडिकुलर निकल रही थी, पहले जो वायर है, मैं यहां दिखाता हूं इधर, पहले वायर इसके परपेंडिकुलर निकल रही थी, तो ये इतनी लेंथ जो इसका डायमीटर है उतनी ही इसके अंदर थी। लेकिन अब जब वायर टेढ़ी जाएगी तो बताओ वायर की लेंथ सिलेंडर के अंदर बढ़ेगी कि कम होगी या सेम रहेगी? बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। सेम कैसे रहेगी यार, एक सेम कैसे रहेगी आप बताओ। एक वायर है, पहले मैं यूं सीधी पास कर रहा हूं, तो जितना इसका डायमीटर है उतनी ही लेंथ सिलेंडर के अंदर है। अब मैंने यूं तिरछी पास की, तो जो डायगोनल है वो सिलेंडर के अंदर है, तो लेंथ बढ़ी कि सेम रही अंदर, जो सिलेंडर के अंदर है वो? बताओ जल्दी बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी, आ गया समझ में यहां तक? तो लेंथ तो बढ़ी। अब जो नई लेंथ है, नई लेंथ जो होगी वो कितनी होगी? देखिए यहां ये क्या लिखा है इसमें कि जो सिलेंडर है, द वायर इज टर्न फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इस तरह का काम आपने कर दिया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इसको पास कर दिया। सपोज ये लेंथ एल है, कितनी लेंथ एल, तो वैसे तो ये तो बड़ा सिलेंडर है, ये लेंथ एल है, जिसमें से अब करंट नॉर्थ साउथ में नहीं आ रहा है, ये नॉर्थ थी और ये साउथ थी। अब करंट नॉर्थ साउथ में ना आके करंट और साइड से एंट्री ले रहा है, नॉर्थ ईस्ट से, और इधर बाहर निकल रहा है साउथ वेस्ट से। देखिए आप फिर से ध्यान दीजिए इधर डायग्राम पे, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, परंतु करंट साउथ वेस्ट से बाहर निकल रहा है। ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, परंतु करंट नॉर्थ ईस्ट से अंदर ले रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। इसमें करंट जो है ये वायर इधर जा रही है, तो 45 डिग्री
और ये एंगल भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, और ये करंट आया 7 एम्पियर। अभी बताओ क्या अभी ये डायग्राम आया क्या समझ में, क्या दिखाया हमने? यस सर। ठीक है, अब देखिए, अब वायर की जो लेंथ है वो सिलेंडर के अंदर बढ़ गई है, वायर की जो लेंथ है वो सिलेंडर के अंदर बढ़ गई है, इंटरसेक्ट तो कर रही है वो एक्सिस को, लेकिन इसकी लेंथ सिलेंडर के अंदर बढ़ गई है। कैसे बढ़ी है देखो, अभी दिखाता हूं आपको। ये पैरेलल टू द एक्सिस आप जाओगे तो यहां पे ये तो है वायर का रेडियस, सॉरी डायमीटर 2r, ये वो लेंथ है L इनसाइड, और ये एंगल है 45 डिग्री। L इनसाइड हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल का, ये 2r, ये L इनसाइड, ये 45, तो साइन 45 कितना होगा इस ट्रायंगल में? साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कितना होगा? 2r by L इन, साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 से मल्टीप्लाई होगा, तो L इन कितना हो गया? पहले 2r था और अब 2r इंटू √2 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है बी पार्ट में क्या चेंज होने लगा है? डायग्राम आया कि नहीं आया समझ में, ये बताओ। ये जो डायग्राम बनाया है हमने, ठीक है, तो ये L इन जो है, L इन बी पार्ट में 2r नहीं बल्कि 2r√2 हो जाएगा। एक फर्क तो ये हुआ, L इन की जगह 2r इंटू √2 हो गया, लेकिन एंगल भी चेंज हो गया। पहले B और करंट के बीच में 90 डिग्री एंगल था, अब बताओ B और करंट के बीच में एंगल कितना है? 45, ये दिख रहा है यहां हमें, तो ये साइन 45 डिग्री होगा। साइन 45 कितना होता है? 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, अगेन आपका फोर्स कितना आ गया? 2IRB। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? देखो L इन भी बढ़ा परंतु एंगल भी चेंज हुआ, बट फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो दोनों 1/√2 से √2 कैंसिल हो गया और फोर्स आ गया 2IRB। एक बार बता दो, क्या ये बी पार्ट क्लियर हो गया सभी को? बोलो। हाँ भाई, बी पार्ट में डाउट है तो पूछो अभी इसमें, या क्लियर है? हो गया तो ठीक है। सी पार्ट भी अच्छा पार्ट है। वो देखिए, द वायर है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही। बुक लेके बैठे हो ना यार आप साथ, अगर आज की क्लास बिना बुक के अटेंड कर रहे हो फिर क्या फायदा है इसका? वायर है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वो करेक्शन कर लेना, साउथ वेस्ट है वो, साउथ वेस्ट ये जो डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट नहीं है। अब दोबारा से कह रहे हैं कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही है, लेकिन इज लोवर्ड फ्रॉम द एक्सिस बाय ए डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। है तो नॉर्थ साउथ में ही है, नॉर्थ साउथ में, मतलब सी पार्ट में फिर दोबारा से एंगल 90 डिग्री हो जाना है, सी पार्ट में फिर दोबारा एंगल 90 डिग्री हो जाना है। लेकिन अब एक चीज पे ध्यान दो, ये सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन है, सॉरी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर का। पहले वायर बीचों बीच जा रही थी तो जितना डायमीटर था उतनी लेंथ अंदर थी, अब वो थोड़ी नीचे होगी, तो बताओ सिलेंडर के अंदर वायर की लेंथ कम होगी या सेम रहेगी या ज्यादा होगी? कम होगी। दिख रहा है ना, ये बीच में है तो मैक्सिमम है, नीचे कर दिया तो L इन फिर से क्या हो गया? कम हो गया। और क्या एंगल पे कोई फर्क पड़ा है 90 डिग्री वाले एंगल पे? क्या हमने करंट को घुमाया है क्या किसी एंगल पे? नहीं पड़ा। तो एंगल सेम रहेगा लेकिन L इन कम हो जाएगा। अब देखो कितना नीचे किया है, क्वेश्चन में लिखता है कि 6 सेंटीमीटर नीचे कर दिया, और जो उसकी रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर। इसको 6 सेंटीमीटर नीचे कर दिया और रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अब देखो L इन कैसे निकलेगा, तरीका सुनिए। मैं ये जो सर्कल का क्रॉस सेक्शन है, ये सिलेंडर का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इसको दिखाता हूं यूं। ये मैंने यहां दिखाया, पहले वायर बिल्कुल बीचों बीच निकल रही थी, तो बिल्कुल बीचों बीच निकल रही थी तो उसकी लेंथ अंदर थी 2r 20 सेंटीमीटर, लेकिन अब वायर को 6 सेंटीमीटर नीचे कर दिया, 6 सेंटीमीटर नीचे कर दिया, तो अब L इन कम हो गया, डेफिनेटली कम हो गया। पहले तो पूरी 20 सेंटीमीटर थी, अब कुछ कम हो गया। अब ये देखो ये कैसे आएगा, सुनिए। मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल रखा है तो ये बाइसेक्ट करेगा, तो ये भी L इन बाई 2 और ये भी L इन डिवाइडेड बाई 2। इतना आया समझ में हमें?
ठीक है, मैंने एक रेडियस, एक डायमीटर ये बना दिया और एक ये कोड बना दी इस तरह से। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ ये पूरा कितना है यहां तक 16, और ये नीचे का कितना बचा, नीचे वाला 4। भाई दो तरीके हैं एल इन निकालने का, या तो आप पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस में तो क्या होगा, ये 10 है, ये 10 है, ये 6 है, ये एल इन बाई 2 है। अब बताओ क्या पाइथागोरस से एल इन आ जाएगा, ये 10, ये 6, ये एल इन बाई 2, 6 का स्क्वायर प्लस एल इन बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर। कि यहां से एल इन आ जाएगा कि नहीं? एक दूसरा आसान तरीका, सर्कल में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो कोड्स परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करें तो दिस लेंथ इनटू दिस लेंथ इज इक्वल टू ये प्रोडक्ट, तो आप इससे भी कर सकते हो, प्रोडक्ट से करो तो भी आ रहा है। देखो ऊपर वाली लेंथ है 16 और नीचे वाली लेंथ कितनी है 4, तो ये आपका बना 16 इंटू 4 बराबर एल इन बाई 2 इंटू एल इन बाई 2। चलो ये बताओ कैसे भी करके क्या ज्योमेट्रिकली आप एल इन निकाल लेंगे कि नहीं? हाँ जी ठीक है, बताओ हो जाएगा ये। अब एल इन जब इसमें पुट करेंगे एंगल चेंज हुआ नहीं, तो इस बार जो फोर्स है वो कम होगा, डेफिनेटली कम होगा। एक बड़ा अच्छा सवाल था, विजुलाइज करना जरूरी था कि ये किस तरह से क्या हो रहा है। इन्होंने देखो पहले में सीधा दिया वायर बीचों बीच, दूसरे में वायर को एक्सिस पे रखा लेकिन घुमा दिया, तीसरे में वायर को फिर से सीधा किया लेकिन थोड़ा नीचे किया। तो हमें एक चीज तो ये पता लगी, ये बीच वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये याद रखना कि अगर आप वायर को घुमा भी देते हो, चाहे एल इन बढ़ गया हो, क्या फोर्स पे फर्क पड़ा? चाहे एल इन बढ़ा लेकिन उतना ही एंगल भी चेंज हो गया, तो फोर्स क्या रहेगा, बिल्कुल सेम। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 23। और बताओ इसके बाद, बोलिए भाई डाउट्स बोलिए इससे आगे। यार क्यों लगता है कर ही नहीं रखे, कुछ एक ही बच्चों ने किए जो बस एक दो डाउट पूछ रहे हैं वही। मुझे नहीं पता, आप ये बताओ कल तक कर लोगे ये ट्राई पूरे, ये एनसीईआरटी वाला ये चैप्टर 4 कंप्लीट? हाँ जी कल तक हो जाएगा कंप्लीट? तो आज और बच्चे बोलो जो जिसका कोई और डाउट हो तो पूछिए अभी, किसी का भी इनमें से कोई भी सवाल में। नहीं पूछ पा रहे हैं आप लोग तो। देखो टोरॉइड पे एक सीधा सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, हमने रिसेंटली ही टोरॉइड पढ़ा था, उस पे सीधा सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। एक बार पढ़ लेना, एक बार वैसे ही पढ़ लो, मुझे करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आप देख ही लीजिए बुक से कि क्या है क्या नहीं, और बताओ क्या ये हो जाएगा कि नहीं। टोरॉइड एज अ कोर नॉन फेरोमैग्नेटिक, इनर रेडियस 25, आउटर रेडियस 26, तो एवरेज रेडियस कितना होगा जिसकी जरूरत पड़ती है इसमें? एवरेज रेडियस, अगर इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर है, आउटर 26 है, तो एवरेज रेडियस कितना होगा? 25.5। हाँ दोनों का सम करके 2 से डिवाइड किया, 25.5 सेंटीमीटर। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 3500, तो यहां से स्मॉल लेंथ कैसे निकाले हम? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 3500 अपॉन 2 पाई आर, और आर लेंगे आप 25.5 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद ये कहता है कि करंट वायर में है 11 एम्पियर, एन दे दिया, एन हमने निकाल लिया, आई इन्होंने दे दिया। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड? अगर आइडियल टोरॉइड है तो आउटसाइड द टोरॉइड कितना होगा? 0। और अगर रियल टोरॉइड है तो उसमें थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि वो हेलिकल बन जाते हैं, सर्कुलर नहीं बनते। अच्छा दूसरा कहता है इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड कितना होगा? कौन सा फॉर्मूला? म्यू नॉट एन आई। तीसरा कहता है इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड, ये कौन सा पार्ट है, कहां पूछ रहे हैं? इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड, जो टोरॉइड के कोर के भी अंदर जाके जो बीच वाला हिस्सा बचता था, वो भी एक्सटर्नल पार्ट ही है, वो भी टोरॉइड का एक्सटर्नल पार्ट ही हो जाएगा, तो वहां भी कितना होगा? वहां भी कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, टोरॉइड पे ये वाला सवाल आपको आ गया होगा समझ में कैसे करना है। ठीक है,
इसके बाद सुनो, जो आखिरी दो सवाल है वो पहले भी कभी हम कर चुके हैं, 27 28 गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जन पे हैं। वो गैल्वेनोमीटर का एक बार वोल्टमीटर में कन्वर्जन और एक बार एमीटर में कन्वर्जन। ये चीजें हमने कब की थी, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसके टाइम पे की थी। क्लियर है ना यहां तक? ठीक है। और एक ये बुक में आओ एक बार, पेज नंबर 160, पेज नंबर 160। इस पे एग्जाम्पल 4.12 पे 3 अच्छे सवाल हैं, 3 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल किए हैं नहीं किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो ये सारे एग्जाम्पल करना बहुत अच्छे हैं, एक्सरसाइज के बराबर लेवल के हैं या उससे भी अच्छे लेवल के हैं सारे एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स आप जरूर करना। मैं देखो आपको कुछ नहीं कह रहा, कोई और किताब भी नहीं कह रहा, पहले आप एक ये बुक तो कंप्लीट करो भाई। आज का कल का दिन मुझे नहीं लग रहा आपने ढंग से यूज किया। आज एटलीस्ट फिजिक्स में टाइम दो इस चैप्टर में, और एक एक चीज आपको आ जानी चाहिए, ताकि कल की हमारी क्लास थोड़ी सी सफल रहे इस डिस्कशन में और इन चीजों में। अब मैं ये पेज नंबर 160 पे आपको लेके आया। यहाँ पे एक टॉपिक है, सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। मैंने कल एक सवाल पूछा था आपसे, क्या मैंने मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ाया है? तो आपने मना किया। बाद में एक बच्चे का मैसेज आया, बोल सर शायद पढ़ रखा है वो। अब मैं दोबारा पूछता हूँ, क्या पीछे मैं ये बता चुका हूँ कि मैग्नेटिक डाइपोल के भी वही फॉर्मूले हैं, एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पे, जनरल पॉइंट पे, टॉर्क का भी वही फॉर्मूला है, पी क्रॉस ई टाइप। क्या हुआ है किसी क्लास में कि नहीं हुआ ये काम? एक बार बताओ, फिर मैं बताऊंगा, नहीं तो आपको ये चीजें हो चुका तो बस ठीक है। अब देखो हो ही चुका है, फिर तो मुझे वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आप, सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, दूर वाले पॉइंट्स के लिए जो एक लूप होता है ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ये पता नहीं मुझे, जब मैंने सर्कुलर लूप पढ़ाया उस समय हुआ है कि नहीं हुआ है। आप एक बार ये देख लीजिए, जो पेज नंबर 160 पे टॉपिक है, मैं वो करवा रहा हूं अभी। सर्कुलर लूप करंट लूप है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। भाई बच गए दोनों फोन, अभी चले जाते। हाँ भाई, बोर्ड नजर आ रहा है दोबारा? देखो, सर्कुलर लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। मान लीजिए ये आपको एक लूप दिया गया है और सिंगल टर्न है, रेडियस है r और करंट है I। तो हम इसके एक्सिस पे फील्ड डेराइव कर चुके हैं। स्मॉल r डिस्टेंस दूर अगर मैं फील्ड लिखूं, स्मॉल r डिस्टेंस दूर, तो अगर यूं करंट है तो B इधर होगा। आप बताओ B का क्या फॉर्मूला था सर्कुलर करंट लूप में? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। याद है ये वाला फॉर्मूला? तो म्यू नॉट n तो 1 है, I r स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। ये आपका B का फॉर्मूला है। अब मैं इसमें एक कंडीशन लगाऊं कि अगर r बहुत ज्यादा है, अगर r बहुत ज्यादा है तो ये क्या बनेगा, उस चीज पे आप आओ। इफ स्मॉल r, x लिख दिया है क्योंकि आपकी बुक में x लिखा है, कोई नहीं, मैं स्मॉल r ले रहा हूं। इफ स्मॉल r इज वेरी मच ग्रेटर देन कैपिटल R, तो ऐसे केस में आप r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को नियरली स्मॉल r स्क्वायर लिख पाएंगे। तो स्मॉल r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, ओनली क्या बचा? ये क्या बचा नीचे डिनोमिनेटर में 2 के बाद? r क्यूब। अब देखो b आया म्यू नॉट बाई 2 I r स्क्वायर बाई r क्यूब। अब इसको देखते हैं कैसे डाइपोल की तरह काम करेगा। आप एक बार ये बताओ, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? एक लूप में अगर करंट जा रहा है, एक लूप में अगर करंट जा रहा है, I उसका करंट है, A उसका एरिया, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है? बोलो। एक
लूप में अगर आई करंट है और ये उसका एरिया है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है? क्या वो याद नहीं आ रहा क्या? अरे आई इंटू ए एम्पियर मीटर स्क्वायर में होता है। क्या कभी हमने जिक्र नहीं किया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का? बताओ, ये चीज आ तो चुकी होगी पहले। बोलो, अगर एक करंट है आई लूप में, ए उसका एरिया है, तो क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं? आई इंटू ए। हाँ, तो ध्यान आना चाहिए भी। देखो, ए है इसका पाई आर स्क्वायर, जो हो गया आई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपका हुआ आई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब मैं इसको यहां बनाऊंगा, मैं यहां बनाऊंगा पीएम की टर्म्स में। आप क्या करो, पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बना म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई आर क्यूब। आई इंटू पाई आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? पीएम लिख सकता हूं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट होता था वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में जो कांस्टेंट होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो 4 पाई बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली जो बी आया 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स जो भी कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये पीएम और डिवाइडेड बाई आर क्यूब, तो ये आ गया 2kp बाई आर क्यूब। क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस पे यही फॉर्मूला होता था कि नहीं? अभी बताओ, क्या एज ए मैग्नेटिक डाइपोल ये चीज समझ में आ गई है या नहीं? यानी कि सर्कुलर कोइल भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है और दूर वाले पॉइंट्स के लिए सेम फॉर्मूले वैलिड हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के थे, यानी कि 2kp अपॉन आर क्यूब। अब इससे एक बड़ा फायदा ये मिला कि अगर यहां क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हमने कर तो रखा नहीं, प्रूफ तो केवल एक्सिस का किया है, पर सवाल आ जाए कि यहां आर डिस्टेंस दूर, आर बहुत बड़ा है कैपिटल आर से, यहां फील्ड बताओ कितना होगा, तो अब डाइपोल वाला फॉर्मूला सीधा बताओ। इक्वेटोरियल पे क्या होता था डाइपोल का फील्ड? केपी बाई आर क्यूब, और डायरेक्शन होती थी अपोजिट, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। और अब आप बी सीधा लिख पाएंगे, के मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पी बाई आर क्यूब। अभी बताओ, सर्कुलर लूप को एज ए मैग्नेटिक डाइपोल देखना आ गया कि नहीं? कैसे देखना है वो, ठीक है। और इसमें अगर पोल्स दिखाने हो तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है पीएम, और मैग्नेटिक मोमेंट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि साउथ टू नॉर्थ। इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल में एक फर्क जो है वो ये है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, आप सिंगल नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं बना सकते कभी भी, जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में आइसोलेटेड चार्ज भी एग्जिस्ट करते हैं, -q भी एग्जिस्ट करता है और +q भी एग्जिस्ट करता है। चलो अभी बताओ, क्या ये वाला टॉपिक आ गया है समझ में? ठीक है। इसका फायदा कब है? ये सवाल तो आप वैसे भी कर लेते, आपको ये याद है, कंडीशन लगा देते, डाइपोल की तरह देखते नहीं देखते, लेकिन ये सवाल आपसे नहीं होता, तो ये तो आप तभी कर पाओगे जब ये, या इवन इन जनरल कोई भी आ जाए, तो जो डाइपोल के बीच वाले फॉर्मूले थे, कौन से फॉर्मूले? केपी बाई आर क्यूब इंटू √1+3 cos स्क्वायर थीटा, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब भाई ये बताओ, मेरी तरफ से एनसीईआरटी चैप्टर 4 बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल कंप्लीट। आप कल तक कितना काम कर लेंगे? बिकॉज मैं आपके लिए 2 दिन लगा रहा हूं ये बीच में, नहीं तो हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर देते, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आपके लिए अब 1 दिन और लगा रहे हैं इसी चीज में। आप बताओ कल तक कितना काम कर लोगे इसमें, क्या क्या करके रखोगे कि ताकि हम कुछ और डिस्कस कर सकें इसमें। सोल्ड एग्जाम्पल कर लेंगे सारे, सोल्ड एग्जाम्पल, एक्सरसाइज एंड एडिशनल एक्सरसाइज, और थ्योरी में भी कोई पॉइंट मिले, जैसे पॉइंट्स टू पॉन्डर में, समरी में। मतलब मैं आज कह रहा हूं आप और कोई किताब मत उठाओ फिजिक्स की, तो एचसी वर्मा भी मत उठाओ चाहे, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, ये भी वो भी। मैं आज केवल आपको एक काम ये बोल रहा हूँ, कल भी यही बोला था, आज फिर से बोल रहा हूँ कि कल तक इस चैप्टर को अपनी एक पेंसिल वगैरह साथ लेके बैठो, बुक में जहां जो लिखना हो लिखो, जो नया पॉइंट मिले वहां मार्जिन दे रखे, जो नया पॉइंट मिले वो लिखो। मतलब आज ये ऐसा हो जाना चाहिए कि आपको इस चैप्टर की एक एक बात आती है, ताकि कल डिस्कशन करके और परसों से फिर हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करें। अभी आपको एडिशनल एक्सरसाइज में और आएंगी प्रॉब्लम्स,
अभी सारे डिस्कस नहीं हुए, मुझे पता है अभी और दिक्कतें आनी है, तो आप पहले वो ट्राई कीजिए, ठीक है। थैंक यू, आगे हम कल करते हैं फिर।